हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं क्षितिज का पाठ नंबर 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। उनके जीवन परिचय की बात करेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने, यानी कि वो राजनीति में भी सक्रिय थे। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 3 भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं, यानी कि जो जाबिर हुसैन है उन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान है और वो तीनों भाषाओं को ही साथ लेकर अपने साहित्य रचते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है, यानी कि वो जो आम आदमी का जो संघर्ष है, जो दैनिक जीवन में उनका कष्ट आते हैं, उनको जो मुश्किलें आती हैं, उन्होंने उन चीजों को अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं, यानी उन्होंने आम आदमी और जो विशेष व्यक्ति थे उन पर उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो डायरी के अंतर्गत आई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद में के रूप में व्यक्त किया है, यानी कि सालिम अली जो व्यक्ति थे, लेखक उनकी मृत्यु पर इतने दुखी हुए थे कि उनकी जो मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी जो याद को एक डायरी के रूप में लिखा था। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, यानी कि उनके बारे में बताया कि वो कैसे व्यक्ति थे, उनका जो जीवन था वो कैसा था। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है, यानी कि उन्होंने जो भाषा और जो शब्द प्रयुक्त किए हैं उनके अनुसार जो भी पाठक उस पाठ को पढ़ता है वो हृदय को छू जाती है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, यानी कि यहाँ पर सालिम अली की मृत्यु का वर्णन किया गया है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जब उनका अंतिम क्रिया के लिए उनको ले जाया जा रहा था तो जो उनका वातावरण था उसके बारे में जाबिर जी कहते हैं कि सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि जो उनका उन्होंने सपना देखा था पक्षियों के लिए, वो पक्षियों का एक समूह एक तरफ बढ़ रहा था खामोश वादी की तरफ, यानी कि जहां पर कोई भी उनको बुला नहीं सकता था, कोई उठा नहीं सकता था, कोई रोक टोक सके, यानी कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी कि सालिम अली का जो शव था वो सबसे आगे चल रहा था। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, क्योंकि जो सालिम अली थे वो पक्षियों के लिए जगह जगह घूमते रहते थे, अपना सफर तय करते रहते थे। यहाँ पर जाबिर जी कहते हैं कि सालिम अली का जो ये सफर है तमाम सफरों से भिन्न है, क्योंकि इसकी वापसी नहीं है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी कि वो उसके बाद वो कभी वापिस नहीं आएंगे। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, यानी कि इसकी तुलना
सालिम की तुलना एक पक्षी से की गई है जो अपनी मौत के थोड़ी सी देर पहले ही गाना गाता है और उसके बाद मौत की गोद में सो जाता है। इसी तरह से जो सालिम अली थे वो भी अंत तक पक्षियों के लिए घूमते रहे थे और उसके बाद मौत की गोद में सो गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी कि वो प्रकृति के इतने नजदीक थे सालिम अली, प्रकृति के हर जो वस्तु थी, पक्षी थे, जंगल थे, पहाड़ थे, उनकी जो भावनाएं थी उनको समझते थे और उनको इस बात का बुरा लगता था कि जो आम आदमी है वो इन चीजों को महसूस नहीं कर सकता। वो अपनी नजर से देखते हैं, उनमें गंदगी फैलाते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात सालिम अली को बुरी लगती थी। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। यहाँ पर कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण वृंदावन में रासलीला रचाते थे और अपनी शरारतों से गोपियों को तंग करते थे और वो माखन से भरे जो मटके थे उनको फोड़ा करते थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, यानी कि मक्खन और दही खाते थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाप में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। यानी कि उनकी बंसी इतनी मधुर थी कि जो आम व्यक्ति था, गोपियां थी, उनकी जो दिल की धड़कन रुक जाती थी उसकी बंसी में हो जाती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। यानी उनकी जो कृष्ण जी थे उन्होंने अपनी बांसुरी की धुन से, अपनी शरारतों से पूरा वृंदावन को अपने अनुसार बना लिया था। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यानी कि आज भी कृष्ण जी की याद वृंदावन में बसी हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर वहां जाता है तो उनको महसूस कर सकता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। और हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी कि जो कृष्ण जी थे, वृंदावन की जो वाटिकाएं थी, उनका जो नदी का किनारा था, यमुना का किनारा था, वहां पर आज भी लोग उसको महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि क्या उनकी जो बातें हैं, उनकी जो याद है, उनको खत्म किया जा सकता है? ऐसा लगता है जैसे जब जो समूह है वो सुबह उठकर जाते हैं तो सबको ऐसा महसूस होता है कि अभी कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे और सारा वातावरण संगीतमय हो जाएगा। अब इस पहरे में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, गद्यांश के प्रश्न उत्तर हम इन्हीं में से ढूंढ सकते हैं। अभी अभी हमने ये पहरा पढ़ा है, उसके अनुसार हम कुछ क्वेश्चंस, जो कुछ प्रश्न है उसको ढूंढकर उसके उत्तर देंगे। जैसे कि अब ये पहरा पढ़ा था, उसमें एक प्रश्न आएगा, यमुना नदी का सांवला पानी यात्रियों को कौन कौन सी यादें ताजा करा देता है? तो हम कौन कौन सी यादें ताजा होती हैं उनसे? कृष्ण ने यमुना किनारे अनेक लीलाएं की थी और कृष्ण ने यही गोपियों के साथ रासलीला भी की थी। इसी यमुना के किनारे छायादार कदम का जो वृक्ष था
उसकी पेड़ की छांव में आराम करते हुए कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। और जो कृष्ण है वो ग्वाल बालों के साथ मिलकर यही माखन मिश्री चुराकर खाते थे। दूसरा प्रश्न बनेगा, वृंदावन की सुबह अन्य स्थानों की सुबह से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर आएगा, वृंदावन में सुबह के समय ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कृष्ण जी कहीं से आ जाएंगे और बंसुरी बजाएंगे, जिसे सुनकर ब्रिज के लोगों के कदम अभी जहां थे वहीं पर रुक जाएंगे। और जो लोग हैं कृष्ण द्वारा बंसुरी बजाया जाना अभी भी भूले नहीं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शाम को वृंदावन में माली क्या करता है और क्यों करता है? शाम को वृंदावन में माली यात्रियों को चेतावनी देता है कि अभी कृष्ण किसी कोने से आ जाएंगे और बंसी बजाएंगे। उनकी मुरली का जो जादू है सब पर छा जाएगा, क्योंकि आज भी लोगों में मुरली की यादें ताजा हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी कि जो सालिम अली थे उनकी जो काया थी वो कमजोर थी, यानी वो कमजोर शरीर वाले थे। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, यानी कि वो 100 साल के होने वाले थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। यानी कि वो जब तक जिए तब तक वो यात्राएं ही करते रहे थे और वो ऐसा लग रहा था उनकी उस यात्राओं ने ही उनको थकावट दे दी हो। और जो उनकी मौत थी वो कैंसर से हुई थी, लेकिन अंत समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि जो सारी उम्र वो पक्षियों की तलाश में, नए नए पक्षियों की तलाश में घूमते थे और उनकी रक्षा कैसे की जा सके उसके लिए घूमते रहते थे, वो अंत का जो उम्र का आखिरी पड़ाव था उसमें भी जो उनकी आंखों की रोशनी थी वो भी इतनी अच्छी थी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी जो उम्र है 100 साल के करीब हो गई है। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी कि जो उनकी जो दूरबीन थी, दूरबीन किससे प्रयोग करते थे? वो हमेशा पक्षियों की तलाश करने में थे। वो कहते कि दूरबीन जो थी वो उनकी कभी भी उतरी नहीं थी, वो हमेशा अपने गले में दूरबीन लटका कर रखा करते थे। लेखक कह रहे हैं कि उनकी जो दूरबीन थी वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी कि जो पक्षी प्रेमी या पक्षियों की रक्षा करने वाला शायद ही कोई दुनिया में हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन देखे गए हैं। यानी कि जो उनका अकेले का क्षण होता था बिना दूरबीन के वो देखे गए हैं। यानी कि वो हमेशा पक्षियों के लिए ही घूमते रहते थे। जब उनकी यात्रा नहीं होती थी तो उनके पास दूरबीन नहीं होती थी। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। यानी कि प्रकृति उनसे प्रेम करे। कई होते हैं जो हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसा बनाते थे कि जो प्रकृति है यानी जो पक्षी है वो उनसे प्रेम करते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती दुनिया, रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने अपनी मेहनत, बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यानी कि जो प्रकृति का जो आसपास का वातावरण था, उनको जो प्रकृति हंसती खेलती दिखाई देती थी, जो उनसे प्यार करती थी, वो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। यानी कि उनकी जो जीवन साथी थी उसका नाम क्या था? तहमीना था। उसने उनकी बहुत हेल्प की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। जो तहमीना उनकी पत्नी थी, स्कूल के समय उनके साथ पढ़ा करती थी। अब इस पैराग्राफ में हम एक गद्यांश में कुछ प्रश्न देखेंगे। सालिम अली दूरबीन का प्रयोग क्यों करते थे और उनकी नजरों की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर आएगा, सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। वे पक्षियों की खोज में दूर दूर स्थानों पर जाया करते थे और दूर बैठे ही पक्षियों को देखने के लिए वो हमेशा दूरबीन का प्रयोग करते थे। और उनकी जो नजरों में प्रकृति को बांध देने का जादू था
और उनकी नजरें क्षितिज और आसमान तक देखने में मदद करती थी। ये जो उनकी जो नजरें थी वो दूर तक देखने में क्या कहते हैं उसको, कोशिश करती रहती थी, वो देख पाते थे और उसको देखने में दूरबीन उनकी मदद किया करती थी। अगला प्रश्न बन सकता है जो, तहमीना कौन थी, उन्होंने सालिम अली की मदद कैसे की थी? तहमीना जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, तहमीना उनकी स्कूल के दिनों की सहपाठी थी और उनकी पत्नी थी, जीवन साथी थी, पत्नी थी। और उसने कैसे उनकी मदद की थी? उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में अपनी भी ऐसी दुनिया बनाई थी, क्योंकि जो उनका जो हमेशा साथ देती थी, जैसे जैसे वो प्रकृति के नजदीक जाते थे तहमीना उनके साथ ही होती थी। पक्षियों के प्रेम करने में, पक्षियों की रक्षा करने में हमेशा उनका सहयोग करती थी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें सालिम अली की कोई विशेषताएं बता सकते हैं। तो सालिम अली की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? कि वो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए हमेशा चिंता करते रहते थे। और दूसरा दूसरा विशेषता क्या बन सकती है? कि वो पक्षियों की खोज करने के लिए, नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमेशा यात्राएं करते रहते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। यानी कि जो सालिम अली थे वो इतने प्रकृति प्रेमी थे। तो साइलेंट वैली एक जगह थी जो बहुत सुंदर है। वहां पर जो रेगिस्तानी हवाएं हैं, यानी कि गंदगी आती थी, उनके झोंके आते थे, तो उसको बचाने के लिए वो वहां तत्कालीन जो थे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले थे। किस लिए? उसको बचाने के लिए, साइलेंट वैली को। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी कि वो भी प्रकृति के नजदीक थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। यानी कि जो सालिम अली थे, जो प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि किस प्रकार से जो रेगिस्तानी हवाएं हैं वो साइलेंट वैली को नुकसान पहुंचा रही है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। जो कुछ उन्होंने बताया, तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनको भी ये चीजें जानकर उनको भी बड़ा दुख हुआ था, और जिससे सालिम अली के द्वारा जो बताई बातें थी उनको सुनकर उनकी आंखें भी नम हो गई थी। इस गद्यांश में भी कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं। जैसे कि हम सालिम अली के बारे में ही जान सकते हैं कि सालिम अली कौन थे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर, यानी पीछे हमने पढ़ा कि बर्ड वाचर और प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रधानमंत्री से क्यों मिले? क्योंकि वो प्रकृति से असीम लगाव रखते हुए उनकी रक्षा के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। और वो क्यों मिले थे प्रधानमंत्री से? क्योंकि केरल की जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवाएं खराब कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी, और उसको बचाने के लिए, उसको नुकसान को बताने के लिए कि कितना नुकसान हो रहा है, तब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिले थे। अगला प्रश्न निकल कर आएगा, सालिम अली की बातें सुनकर प्रधानमंत्री पर क्या असर हुआ और वो क्यों हुआ था? तो इसका जवाब आएगा, सालिम अली की बातें सुनकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे उनकी आंखें नम हो गई थी या भर आई थी। इसका कारण क्या था? क्यों भर आई थी उनकी आंखें? क्योंकि चौधरी साहब जो गांव की मिट्टी से जुड़े नेता थे, यानी कि उनको प्रकृति से भी प्यार था, वो इन चीजों को जानते थे। वे मिट्टी पर पड़ने वाली बूंद का असर और महत्व जानते थे। क्योंकि उनको प्रकृति से गहरा लगाव था, इसलिए वो उनकी बातों को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? यानी कि उस जो प्रकृति प्रेमी, चाहे वो सालिम अली थे चाहे वो चौधरी साहब हैं, दोनों ही इस समय मौजूद नहीं है, यानी कि दोनों की मृत्यु हो गई है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि दोनों जितने प्रकृति प्रेमी थे, उनके बाद प्रकृति से प्यार करने वाला कोई नेता बचा नहीं है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी कि जो इतनी दूर दूर रहने वाले जो पक्षी हैं, बर्फीली स्थानों पर रहने वाले जो पक्षी हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? यानी कि
सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। यानी कि सालिम अली ने आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। जो डीएच लॉरेंस थे वो भी प्रकृति प्रेमी थे, और उनकी मौत के बाद उनकी जो पत्नी थी उनसे लोगों ने कहा कि उनके बारे में लिखे। लेकिन फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला सादा दिल आदमी था? मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में उन अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही के बारे में उससे ज्यादा जानकारी रखती है। जो डीएच लॉरेंस थे वो भी प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी से कहा गया कि इनके बारे में बताइए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं उनके बारे में नहीं लिख सकती, क्योंकि मुझे उनके बारे में शब्दों में लिखना असंभव है। क्योंकि जो डीएच लॉरेंस थे वो भी पक्षी प्रेमी थे, तो फ्रीडा थी वो कहती है कि मुझसे ज्यादा गोरैया उनके बारे में जानती है, क्योंकि वो ज्यादा समय पक्षियों के साथ बिताते थे। वो कहते हैं जो छत पर हमारी गोरैया बैठी है उस वो ही सबसे ज्यादा जानती है, और उनके बारे में क्या, हम दोनों के बारे में जानती है। यानी कि फ्रीडा और उनके जो पति थे डीएच लॉरेंस, दोनों के बारे में वो गोरैया जानती है। यहाँ पर डीएच लॉरेंस जो प्रकृति प्रेमी है उनके बारे में बात की गई है। इस गद्यांश में भी कुछ प्रश्न जो निकल कर आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि डीएच लॉरेंस कौन थे और गद्यांश में उनकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पे डीएच लॉरेंस कौन हो गए? जो मैंने अभी बताया कि डीएच लॉरेंस भी अंग्रेजी भाषा के कवि और उपन्यासकार थे, वो भी प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे, और उनके जो विचार थे सीधे थे, और वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने भी सालिम अली की तरह पक्षियों से बहुत लगाव किया, और उनके लगाव को देखते हुए उनकी जो पत्नी फ्रीडा ने कहा था कि मुझसे मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में हमारी छत पर बैठी गोरैया ही जानती है। जो दूसरा प्रश्न है वो निकल कर आएगा कि फ्रीडा ने लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने से इनकार क्यों कर दिया था। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि फ्रीडा ने लॉरेंस के बारे में लिखने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि लॉरेंस पक्षियों के अत्यंत निकट थे, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, और उनसे ज्यादा लगाव रखते थे। तो ऐसे जो प्रकृति प्रेमी के बारे में जो लॉरेंस थी उनकी जो पत्नी थी वो उतना नहीं जानती थी जितना कि उनकी छत पर बैठी गोरैया थी वो जानती थी। ये फ्रीडा का मानना था। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ सकता है कि इसमें हमने एक देखा शब्दों का जामा पहनाना। एक पंक्ति आई है शब्दों का जामा पहनाना, इसका जो अर्थ है वो क्या होगा? इस गद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्दों का जामा पहनाना मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में किसी शब्दों के माध्यम से लिखकर अभिव्यक्त करना। यानी कि किसी किसी की जीवन के बारे में उनके अनुभवों को अपने शब्दों के द्वारा लिखना शब्दों का जामा पहनाना कहलाया जाता है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी कि एक समय ऐसा था जब वो बचपन में वो एयर गन चला रहे थे, तो उनके एयर गन से एक गोरैया नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर गई थी। जब वो गिरी तो उसकी जो तकलीफ को देखकर जो सालिम अली थे उनकी जो जीवन की दिशा बदल गई थी। उसके दुख को देखकर उनका मन जो था वो प्रकृति की ओर, पक्षियों की ओर अग्रसर हुआ था। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। यानी कि जो जो आगे जिंदगी की ओर आगे बढ़ रहे थे उनका जो विश्वास था वो एक पल के लिए भी खत्म नहीं हुआ। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यानी कि यहाँ लॉरेंस जो पीछे हमने बात की थी जो प्रकृति प्रेमी थे उनकी तरफ
वो जिंदगी का एक प्रकृति का एक प्रकृति के प्रेमी बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में जो एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके याजावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी कि उनको, जिन लोगों को पता है कि वो घूमने वाले हैं, उनका घूमने वाला स्वभाव है, और जिनको उनकी आदतों के बारे में, उनके नेचर के बारे में पता है, उन्हें लगता है कि वो आज भी किसी पक्षी को ढूंढने के लिए, पक्षियों के खोज में निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी पक्षी के खोज में निकले हैं और अभी वापस आएंगे, और जिनके गले में लंबी दूरबीन लटकी होगी। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? इस गद्यांश में भी जो कुछ प्रश्न निकल कर आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है टापू। तो टापू बनने का क्या आशय निकल कर आता है कि टापू, जो सालिम अली है, टापू बनने से किस तरह से वो उससे भिन्न थे। तो इसका आएगा, टापू बनने का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अपने जो उनका जो ज्ञान था उसको एक सीमा तक सीमित रखना, यानी उसके आगे उससे जाने समझने का प्रयास ना करना। लेकिन जो सालिम अली थे, वो पक्षी और प्रकृति के बारे में अलग अलग जगहों पर जाकर जानकारी प्राप्त करते थे। यानी उनको जो जितना ज्ञान था, उन ज्ञान को और बढ़ाने के लिए वो जगह जगह घूमते थे। यानी कि एक जगह पर जो टापू है, एक जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन जो सालिम अली थे, वो एक जगह पर ना टिककर बल्कि अलग अलग जगहों पर उनकी खोज में निकलते रहते थे। इसलिए जो सालिम अली थे वो टापू से अलग है। और जो सालिम अली से परिचित लोगों को क्या महसूस होता है, क्यों होता है, यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग सालिम अली के स्वभाव के बारे में जानते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो पक्षियों की खोज में और उनकी जानकारी लेने के लिए निकले हुए हैं, घूम रहे हैं, और वो अभी जल्दी ही गले में दूरबीन लटकाकर वापस आ जाएंगे। और गद्यांश में सालिम अली की विशेषताएं भी निकल कर आ सकती हैं, जैसे कि सालिम अली पक्षियों से जुड़ी जो दुर्लभ जानकारी एकत्रित किया करते थे, और सालिम अली की जो पक्षियों की दुनिया है, उनकी जो जानकारी है वो अत्यंत गहरी थी। मतलब उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, इस बारे में ज्ञान था, और वो सच्चे अर्थों में बर्ड वाचर थे। मतलब कि जो पक्षियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा।